नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। एक लंबा अरसा हो गया जब इस प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो नहीं पड़ा और मैं पूरी विनम्रता से अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी से खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ जो आपको असुविधा हुई उसके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि अब हमारी क्लासेस लगातार चलेंगी। यद्यपि कि इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण थे। आप जानते हैं कि हम अभी शुरुआती दौर में हैं तो कुछ मुश्किलात का सामना हमको करना पड़ रहा है, लेकिन उत्तरोत्तर हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो एक लंबे अरसे से आप सभी की मांग रही है कि जीएस के किसी पोर्शन को शुरू किया जाए, स्पेशली आप इंडियन पॉलिटी को चाह रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू किया जाए। तो इसी क्रम में मैं आज का वीडियो आप सभी के लिए जो लेकर आया हूँ वो इंडियन पॉलिटी का ही है, भारतीय राज्य व्यवस्था का। और आप जानते हो कि भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो उसका है वो है भारत का संविधान। तो हमारी शुरुआत जो होगी राज्य व्यवस्था की वो भारत के संविधान के साथ शुरू होगी। और मेरी कोशिश ये होगी कि बड़े सरल शब्दों में इस गूढ़ विषय को आप तक पहुंचाया जाए। ऑफलाइन क्लासेस में जो लोग जुड़े रहे हैं और बड़ी मात्रा में 11 वर्षों से चूँकि मैं इस विषय का अध्यापन कर रहा हूं, तो बड़ी मात्रा में लोग जब आते हैं, पहली बार संविधान को पढ़ना शुरू करते हैं या घर पे वो पढ़ते हैं, तो बड़ा उनको ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। लेकिन हमारी क्लासेस के बाद उनके अंदर एक आत्मविश्वास का संचार होता है और लगता है कि ये उसमें सबसे बेहतर करेंगे, और किया भी है लोगों ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि यही कार्य मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी कर सकूंगा और आप तक अच्छी समझ आपकी विकसित हो इस विषय में, इसका मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले तो ये कि जीएस का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो भारतीय संविधान जो है वो क्यों है। दरअसल जब आप तैयारी में जुड़े हुए हैं और शासन प्रशासन का एक अंग बनने का प्रयास आपका चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस शासन प्रशासन का अंग बनने का आप प्रयास कर रहे हैं, उस शासन और प्रशासन को चलाने के लिए उसको गाइडलाइन जहाँ से मिलती है वो भारत का संविधान है। यानी कि जब आप शासन और प्रशासन का अंग बनने जा रहे हैं तो इस शासन और प्रशासन को संचालित करने वाली जो शक्ति है वो छुपी हुई है संविधान में। और स्वाभाविक है कि आपको संविधान की बेसिक नॉलेज कम से कम होनी चाहिए। आप एक प्रशासक के तौर पर, एक प्रशासन के कर्मचारी के तौर पर तो इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि भारत का सामान्य नागरिक होने के कारण भी भारतीय संविधान की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी नागरिकों के अधिकार हैं वो इसी संविधान में वर्णित हैं। और स्वाभाविक है यदि आप अपने अधिकारों के विषय में जानेंगे तो आपका शोषण कम होगा और अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे आप। तो एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी संविधान की जानकारी जो है वो आवश्यक है, और कोई भी परीक्षा ये अपेक्षा करती है कि आपको संविधान की जानकारी होनी चाहिए। 26 नवंबर जो हमारा भारतीय संविधान दिवस है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2016 की बात मुझे याद है कि वो चाहते थे कि भारत के उन पिछड़े इलाकों में जहाँ पर शिक्षा का अभाव है वहाँ भी संविधान को पहुँचाया जाए और प्रत्येक व्यक्ति तक संविधान पहुँचे, कम से कम मौलिक अधिकारों की जानकारी हो, जिससे कि वो अपने अधिकारों को जानकर उनके लिए वो लड़ सके, अगर कहीं उसका शोषण हो रहा है तो वो उसका प्रतिकार कर सके। तो इन सारी वजहों से संविधान किसी भी परीक्षा का एक आवश्यक विषय वस्तु बन जाता है। अब सवाल ये है कि जब हम बात कर रहे हैं कि हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि इस विषय की एक संक्षिप्त सी, सरल सी परिभाषा खोजी जाए। यानी संविधान क्या है, पहला प्रश्न अगर इस विषय से कोई बन सकता है तो मेरे ख्याल से वो यही बनेगा
कि संविधान किसे कहते हैं। तो एक संक्षिप्त परिभाषा देने का मैं प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान की हम बात इस परिभाषा में कर रहे हैं, हम भारत के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको सरल रूप से परिभाषित करने का प्रयास करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान के बारे में, किसी भी देश के संविधान के बारे में कहा जाता है कि संविधान किसी भी देश की वो सर्वोच्च विधि है जो उस देश के शासन के तीनों अंगों आप जानते हैं कि किसी भी देश में शासन को 3 भागों में विभाजित करके शासन चलाया जाता है और वो 3 अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका जो कार्य करने वाली संस्था होती है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है। विधायिका लेजिस्लेचर विधानमंडल जो विधि निर्माण का कार्य करती है, विधियों को बनाने का काम करती है। और न्यायपालिका जो विवादों का समाधान करती है, न्याय प्रदान करने का काम करती है, साथ ही ये भी देखने का कार्य करती है कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो संविधान के शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को शक्ति, अधिकार एवं शक्ति प्रदान करता है। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं बड़ी सरल रूप से बिना किसी कठिन शब्द को डाले इसको पूरी तरीके से आपके सामने स्पष्ट कर दूं। अधिकार एवं शक्ति प्रदान करता है तथा उनको निरंकुश होने से रोकता है। अब देखो, एक चीज जान लो कि परिभाषाएं हजार हो सकती हैं और आपने जितने भी विषय पढ़े होंगे, जिन भी चीज़ों की परिभाषाएं पढ़ी होंगी, ढेर सारी परिभाषा, हर विद्वान अलग रूप से उस विषय को, उस टॉपिक को अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करता है। तो इसी तरीके से संविधान की भी हजारों परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन एक सरल सुबोध परिभाषा जो आसानी से समझ में आ जाए और पूरी तरीके से उसकी व्याख्या कर दे, मुझे यही लगता है और मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसे हम केवल लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि समझेंगे, हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है संविधान किसी भी देश की वो सर्वोच्च विधि है जो उस देश के शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार एवं शक्ति प्रदान करता है तथा उनको निरंकुश होने से रोकता है। अब इसमें अगर थोड़ा और जोड़ना हो तो हम कह सकते हैं कि ये जनता को भी अधिकार प्रदान करता है। इसमें जनता के भी अधिकार निहित होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर बात आई है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की, तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में इस पूरी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें और इसको भारतीय संदर्भों में लागू करने का भी प्रयास किया जाए। तो हम अगर शासन के अंग की बात करेंगे कि शासन के कितने अंग होते हैं, तो अब आप पूरी तरह से वाकिफ हो गए कि शासन के 3 अंग हैं, यद्यपि कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता भी होगा। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब इसका थोड़ा सा मैं भारतीय संदर्भ में इसका वर्णन कर दूं कि भारत में
कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति प्रधान तो होता है, लेकिन इसे हम संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, और इसके साथ साथ एक चीज और कहते हैं, नामात्र का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख अथवा नामात्र का प्रमुख। तो आपने राष्ट्रपति के बारे में लिख दिया संवैधानिक प्रमुख अथवा नामात्र का प्रमुख। हम इसको समझेंगे कि ये क्या है, थोड़ा सा इसको और आगे ले जाएं कार्यपालिका को, और यहाँ राष्ट्रपति के नीचे आता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद सहित। और चूंकि हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है, इसलिए जो यहाँ राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो नामात्र का प्रमुख है, यानी संविधान उसे प्रमुख तो मानता है, लेकिन एक्चुअल पावर उसके पास नहीं होती, वास्तविक शक्तियां उसके पास नहीं होती। राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य किए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति जो भी करेगा वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह से करेगा। प्रधानमंत्री का नाम नहीं होगा, काम होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रमुख, जबकि राष्ट्रपति को हम संवैधानिक प्रमुख या नामात्र का प्रमुख कहते हैं। यानी भारत में कार्यपालिका का जो स्ट्रक्चर है उसका ऊपर बैठा हुआ है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे कार्य किए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति जो भी करेगा उसमें वो सलाह लेगा प्रधानमंत्री और कैबिनेट की। इसलिए ये नामकरण भी उसके सामने मैंने जोड़ दिया। अब शासन का दूसरा अंग विधायिका, जिसे आप लेजिस्लेचर भी कहते हैं, विधानमंडल भी कहते हैं, व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और भारत में केंद्र में इसका नाम जो है वो है संसद। और आपके लिए ये पूर्व विदित है कि संसद, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। देखो, मैं इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए इस स्ट्रक्चर को आपके सामने लेकर आया हूं। थोड़ा आसानी होगी समझने में, आप समझ पाएंगे कि ये परिभाषा क्या कह रही है। तो ये विधायिका होगी। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विधि निर्माण करना, कानून बनाना। और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जब सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात आएगी तो वो होगा विधि निर्माण। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, विधि बनाने वाली संस्था विधायिका। और यहाँ संसद हम कह रहे हैं इसे भारतीय संदर्भों में। इसके अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जब संसद की बात आती है, ज़्यादातर लोग परिचित होंगे, लेकिन जो नहीं परिचित हैं वो आज से परिचित हो जाएंगे कि हम राष्ट्रपति को तीसरा अंग मानते हैं। कुछ लोग ये जानते होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका कारण क्या है कि राष्ट्रपति को संसद का तीसरा अंग कहा जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण करना। और आप जानते हो कि विधि निर्माण जब भी होता है, कोई भी बिल या विधेयक, जब हम कानून बनाने का कोई मसौदा लेकर संसद में आते हैं तो उसे हम बिल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं हिंदी में इसे विधेयक कहते हैं। और ये विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो। मान लो कोई विधेयक हम लोकसभा में लेकर आते हैं और लोकसभा से वो विधेयक पारित हो जाता है, तब वो पहुंचता है राज्यसभा में, या राज्यसभा में लेकर आते हैं तो यहाँ से पारित होने के बाद वो लोकसभा में पहुंचेगा।
इन दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो कानून बन गया? नहीं। दरअसल वो कानून पूर्ण रूप से तब बनेगा जब उस पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा, और जब ये राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तब वही विधेयक अधिनियम कहा जाने लगेगा। यानी बिल से एक्ट बनने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम राष्ट्रपति को संसद का तीसरा अंग भी कहते हैं। तो विधायिका के संदर्भ में आपको थोड़ी बहुत प्राथमिक जानकारी मिल गई। तीसरा अंग जो है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका यहाँ पर हम चूँकि संघ के स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं, भारतीय केंद्र सरकार के शासन को लेकर चल रहे हैं, तो न्यायपालिका में यहाँ आपका अगर लिखना हो हमें, तो हम लिख देंगे उच्चतम न्यायालय। तो न्यायपालिका का कार्य है न्याय प्रदान करना। और एक प्रश्न आपने परीक्षा में देखा होगा, पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका जो है विवादों का समाधान करना, न्याय प्रदान करना, ये तो करती है। इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय, स्पेशली उच्चतम न्यायालय, ये भी देखती है कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी ये दोनों संस्थाएं संविधान सम्मत कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कोई भी संविधान के दायरे के बाहर जाने का प्रयास करेगा तो न्यायपालिका उसे रोकेगी। तो इस तरीके से चूंकि ये संविधान का पालन हो, ये देखने का दायित्व भी न्यायपालिका को है, उच्चतम न्यायालय को है। तो इसलिए इसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है। तो अब ये तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं और मैंने कहा कि हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो जरा इस परिभाषा को समझने का प्रयास करें। पहली लाइन है, संविधान किसी भी देश की वो सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च विधि मतलब, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर। विधि आप जानते ही हैं, कानून की बात की जा रही है, लॉ की बात की जा रही है। सर्वोच्च विधि है। क्या कह रहा है? किसी भी देश की जहां भी संविधान होगा वो उस देश का सबसे पवित्र दस्तावेज होगा कानून के संदर्भ में, यानी वो सबसे ऊंची कानून की पुस्तक होगी। बाकी जो भी कानून होंगे वो उसी संविधान के अनुसार ही होंगे, और ये किसी भी देश की बात की जा रही है। तो वो सर्वोच्च विधि है, सबसे ऊपर की विधि है, सबसे ऊपर का कानून है। जो जिस देश की बात की जा रही है, जहां भी संविधान की हम बात करें, उस देश के शासन के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार एवं शक्ति प्रदान करता है। अब राष्ट्रपति क्या काम करेगा? तमाम प्रश्न आते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा। अभी हमने कानून के बारे में भी बात किया, कानून तब बनेगा जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा। यानी कि राष्ट्रपति जो भी करेगा वो अधिकार कौन दे रहा है कि राष्ट्रपति ये इनकी नियुक्ति, इनको हटाना, इनको कानून बनाने में मदद करना, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है संविधान। ये शक्ति किसने दी? संविधान ने दी कि राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। अब सवाल ये है कि अधिकार और शक्ति तो प्रदान कर रहा है, ये हमने समझ लिया, लेकिन उसके आगे क्या कह रहा है? निरंकुश होने से रोकता है। ये महत्वपूर्ण है। संविधान इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि किसी को भी वो असीमित शक्ति नहीं देता। वो मुगल सल्तनत का औरंगजेब नहीं है कि जिसको मन किया उसको फांसी पे चढ़ा देगा। यानी राष्ट्रपति जो भी अधिकार दे रहा है, संविधान दे रहा है, और उसके साथ साथ उसकी सीमा भी बांध रहा है, रोक लगा रहा है, उसकी एक चौहद्दी, एक बाउंड्री खींच रहा है। यही कर सकता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को चाहे मेरी ये शक्ल सूरत ये पसंद आवे ना आवे, वो इसके लिए मुझे दंडित नहीं कर सकता कि तुमने ब्लू कलर की शर्ट क्यों पहनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो इसको फांसी पे लटका दो। औरंगजेब ये कर सकता था क्योंकि वो निरंकुश तानाशाह था। लेकिन जब संविधान की बात आ जाती है तो संविधान में जो अधिकार दिए गए, उन अधिकारों, उन मर्यादाओं में रहते हुए कार्य करना है,
उससे बाहर जाकर काम नहीं करना है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। यानी क्या कर रहा है संविधान? उस पर अंकुश लगा रहा है, उसको निरंकुश होने से रोक रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इतना सबसे बड़ा अधिकारी भारत का प्रथम नागरिक, सर्वोच्च शक्ति इसको प्राप्त है, लेकिन ये सारी चीजें अपनी इच्छा से कर ले ऐसा संभव नहीं है। ये बंधा हुआ है कहां से? संविधान से। यानी अंकुश कौन लगा रहा है? उसकी बाउंड्री कौन खींच रहा है? संविधान खींच रहा है। उस दायरे से बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकता, और करने का प्रयास करेगा तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। यही चीज विधायिका के साथ भी है, संसद के साथ भी है कि संसद जो भी नियम कानून बनाएगी वो कैसी? संविधान के दायरे में रहते हुए। यह कानून बनाने की शक्ति किसने दी? संविधान ने दी। कि संसद ही वो संस्था होगी जो विधि निर्माण का कार्य करेगी। तो यह शक्ति तो दिया संविधान ने, लेकिन कोई भी कानून आप बना दो। आप कल को यह कानून बना दो कि भारत में जिसको रहना है उसे सिर्फ व्हाइट शर्ट पहनना है, उसे सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर से यात्रा करनी है, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार हैं जिसे संविधान ने प्रदान किया है और वो आप छीन नहीं सकते। यानी कि संविधान के दायरे में रहकर आपको विधि निर्माण करना है। अगर आप संविधान में संशोधन करके कोई कानून बनाना भी चाहते हैं तो उसकी युक्तियुक्तता की वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल ग्राउंड पे कसा जाएगा। कोई भी कानून आप नहीं बना सकते। यानी कुल मिला के कि संसद भी बंधी हुई है कहां से? संविधान से। यानी संसद की निरंकुशता पर भी अंकुश लगाने का अगर कोई कार्य करता है तो वो है संविधान। न्यायपालिका भी न्याय प्रदान करने का काम करती है, और न्याय कैसा? जो संविधान की मूल भावना से जुड़ा हो। यानी कि न्याय प्रदान करने वाले न्यायाधीश जो हैं वो भी बंधे हुए हैं मर्यादाओं से संविधान की, और उन मर्यादाओं का अगर उल्लंघन करेंगे तो उन्हें भी उनके पद से हटा दिया जाएगा। यानी उन पर भी अंकुश है, किसी का तो किसका? संविधान का। आपने टीवी डिबेट्स में बहुत बार राजनेताओं को या तमाम लोगों को बात करते हुए सुना होगा, और सभी एक बात कहते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, यही बात कहता है कि हमने संविधान के अनुसार कार्य किया। अगला अगर विपक्ष है तो वो आरोप लगाता है कि इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है। यानी संविधान क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है जो सबको गाइडलाइन दे रहा है, और उन्हीं मर्यादाओं में रहते हुए आपको शासन चलाना है। और यही इस परिभाषा में भी आपको पूरी तरीके से बाहर निकल कर आ रहा है कि संविधान किसी भी देश की वो सर्वोच्च विधि है जो उस देश के शासन के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार और शक्ति प्रदान करती है तथा उनको निरंकुश होने से रोकती है। मुझे लगता है कि न सिर्फ आपने परिभाषा याद कर ली होगी, बल्कि उसको स्पष्ट रूप से समझ भी गए होंगे। और पहले दिन के लिए ये काफ़ी है। शुरुआत में ही बहुत सारा बोझ आपके ऊपर नहीं डाला जाएगा। मैं पुनः से माफ़ी मांगते हुए ये कहूँगा कि आप जुड़े रहें, और अब लगातार वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे। हमारी कोशिश होगी कि प्रत्येक दिन हम आपको नए वीडियो से रूबरू करावें, और ईमानदारी से ये प्रयास हो कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आपके सहयोग और साथ की आवश्यकता है। बने रहिए साथ, देखते रहिए तुभ्यम। नमस्ते।